हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत। आगे बढ़ते जा रहे हैं अपन थर्मोडायनामिक्स में। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है देखिए, जैसे कि हमारा एक कंटेनर है, ये हमारा एक कंटेनर है जो कि इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड कंटेनर, ठीक। इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब ना तो हीट अंदर से बाहर जा सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है, मतलब एडियाबैटिक टाइप का। क्लियर बात है। उसके बाद इसके आधे वॉल्यूम में इसका आधा पार्ट, इतना पार्ट इसका वॉल्यूम V नॉट है और इसका पार्ट भी V नॉट है, यानी ये भी आधा पार्ट है, ये भी आधा पार्ट। एक कंटेनर है जिसका टोटल वॉल्यूम 2V नॉट है, आधे वॉल्यूम के अंदर गैस भर दी गई है और आधे वॉल्यूम के अंदर वैक्यूम है। गैस का जो प्रेशर अभी V नॉट है, ठीक, समझ लीजिए, और वैक्यूम V नॉट। क्लियर बात है। इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं T नॉट है, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि एक साइड तो गैस भरी हो और एक साइड वैक्यूम हो, एक साइड तो गैस भरी गई हो और एक साइड क्या हो, वैक्यूम हो। हमें बताना है कि फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर कितने होंगे सिस्टम के। फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर कितना होगा इस सिस्टम का या इस गैस का। क्लियर बात है। भैया इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है, इनिशियल प्रेशर P नॉट है, इनिशियल टेम्परेचर T नॉट है, किसका, गैस का। तो आपको बताना है P फाइनल, V फाइनल एंड T फाइनल। क्लियर बात है। तो देखिए भैया, सबसे पहली बात, गैस इधर से प्रेशर लगाएगी, इसमें गैस इधर से प्रेशर लगाएगी, ये पिस्टन है, ये दोनों को अलग कर रखा है, बाउंड्री है, ठीक, ये बाउंड्री है जिसने दोनों को अलग कर रखा है। ये बाउंड्री पे गैस इधर से धक्का लगाएगी और इधर से प्रेशर कितना लगेगा, वैक्यूम के अंदर प्रेशर कितना होता है भैया, 0। तो इधर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, तो गैस को फैलने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई बाहर से धक्का ही नहीं दे रहा है तो कोई वर्क डन थोड़ी करना पड़ेगा। या ऐसे मान सकते हैं, अगर आप केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर फॉर्मूला ये बताया गया होगा, वर्क डन इक्वल टू P एक्सटर्नल dV। अगर एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो तभी वर्क डन करना होता है, तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो 0 है, तो वर्क डन कितना आ गया, 0। यानी इस गैस को फैलने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। समझ एक से, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तो गैस अपने आप आसानी से फैल जाएगी, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा अगर वर्क डन 0 है। दूसरी बात, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस मानते हैं इसको, एडियाबैटिक। कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि ये पूरी जो दीवारें हैं इंसुलेटेड है। कैसी दीवारें हैं, इंसुलेटेड है। इसका मतलब ना तो हीट अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, इसका मतलब चेंज इन हीट भी कितना आएगा, 0, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर। इसका मतलब W बराबर W प्लस डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q होता है। ये भी 0, ये भी 0, इसका मतलब डेल्टा U को भी कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। समझ लीजिए, डेल्टा U को भी कितना होना पड़ेगा, 0। डेल्टा U अगर 0 है तो डेल्टा U क्या होती है, NCV डेल्टा T। N और CV तो कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा T को भी 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब T इनिशियल इक्वल टू T फाइनल। जितना इनिशियल टेम्परेचर था उतना फाइनल टेम्परेचर रहेगा। समझ लीजिए, जितना इनिशियल टेम्परेचर था उतना फाइनल टेम्परेचर रहेगा। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था, तो T फाइनल आ जाएगा T नॉट के बराबर, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर T नॉट था। क्लियर बात है, समझ लीजिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो टेम्परेचर की बात हो गई। उसके बाद प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा भैया, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 2V नॉट, क्योंकि इनिशियल V नॉट है, फाइनल गैस पूरे में फैल जाएगी तो 2V नॉट, और इनिशियल V नॉट और फाइनल पूरे में फैल जाएगी तो 2V नॉट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इनिशियल बराबर फाइनल टेम्परेचर है, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट होता ही नहीं होता, PV इक्वल टू कांस्टेंट पढ़ा है ना। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे तो P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। P इनिशियल कितना, P नॉट, V इनिशियल कितना, V नॉट, P फाइनल हमें निकालना है, V फाइनल कितना, 2V नॉट। V नॉट से V नॉट कैंसिल आउट, तो P फाइनल इज कमिंग आउट P नॉट बाय 2। अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो प्रेशर को आधा होना पड़ेगा। क्लियर बात है। इस तरह से अपन फ्री एक्सपेंशन को पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखें, फ्री एक्सपेंशन के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार 2-3 बार पूछा जा चुका है। और इस तरह फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक साइड तो वैक्यूम और एक साइड गैस भरी गई हो। समझ आई चीजें, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ना कोई हीट का एक्सचेंज होगा, और ये प्रोसेस कैसा माना जाता है, एडियाबैटिक। क्लियर बात है, इस चीज का ध्यान रखें, नोट डाउन करें।
नोट डाउन करें। समझ आई चीजें? अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एंट्रोपी, जिसको एस से डिनोट करते हैं। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंदर तो एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना फिजिक्स में अपने ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और सिलेबस में भी अगर पूछा जाएगा तो जेईई मेन में पूछा जाएगा या नीट में पूछा जाएगा, एडवांस में नहीं। जेईई मेन एंड नीट के सिलेबस में है, एडवांस के सिलेबस में नहीं है। ठीक, ये चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी अगर आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया है तो। ठीक, एंट्रोपी होता है क्या है? ए मेजरमेंट ऑफ molecular disorder या रैंडमनेस को, ए मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। जैसे कि अर्थ पे जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, इसलिए रैंडमनेस बढ़ती जा रही है, यानी डिसऑर्डरनेस बढ़ती जा रही है। समझ लीजिए, इसलिए उसे क्या कहते हैं? एंट्रोपी। समझ लीजिए, एंट्रोपी का डायरेक्टली मीनिंग क्या है? रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। क्लियर बात है? यानी अब आप किसी गैस को अगर हीट देते हैं तो जो मॉलिक्यूल पास पास में रुके हुए थे दूर दूर भागने लग जाते हैं रैंडमली, तो वो क्या है? एंट्रोपी बढ़ जाना। अगर आप किसी गैस को हीट देते हैं तो क्या हो जाती है? एंट्रोपी बढ़ जाती है। जैसे ये कोई गैस है, ठीक, इसको अगर मैं dq हीट दे रहा हूं, इसको अगर मैं dq हीट दे रहा हूं T टेम्परेचर पर, इसका टेम्परेचर T है, इसको dq हीट दे रहा हूं, तो इससे मान लो चेंज इन एंट्रोपी आया ds। अगर मैंने किसी गैस को dq हीट दी T टेम्परेचर पर, टेम्परेचर T पे दी गैस, तो उसके रैंडमनेस यानी एंट्रोपी कितना आया? ds आया। तो ds बराबर होता है dq/t। समझ आए इसे? ds बराबर होता है dq/t। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि हम जितनी हीट देंगे उतनी ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगी, तो इसका मतलब ds प्रोपोर्शनल dq होना चाहिए, और इस टेम्परेचर पे हो रहा है तो dq/t। समझ इसे? तो यहां से निकल के आया dq बराबर tds। दोनों साइड इंटीग्रेशन, दिस इज द डेल्टा q बराबर इंटीग्रेशन tds। s यहां पे क्या है? s एंट्रोपी है, तो ds क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। dq क्या है? चेंज इन हीट है dq, और t क्या है? टेम्परेचर। ये हीट है, ये टेम्परेचर है, और ये चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी कह सकते हैं। क्लियर बात है? इसका मतलब क्या है? डेल्टा क्यू बराबर एरिया ऑफ टीएस कर्व। टेम्परेचर और एंट्रोपी के अंदर अगर कोई कर्व दिया गया होगा तो उसका एरिया बराबर क्या होगा? चेंज इन हीट के बराबर होगा। क्लियर बात है? नोट डाउन करें, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर बात है? जैसे कि एक एग्जांपल है, एक कंटेनर है, ठीक, जिसके अंदर गैस भरी गई है, मान लो इसका मास m है गैस का, और इसकी स्पेसिफिक हीट s मान लेते हैं। s क्या है? स्पेसिफिक हीट। समझ लीजिए, s क्या है? स्पेसिफिक, सॉरी, s क्या है? स्पेसिफिक हीट। अगर मैं इधर से इसको गर्म कर रहा हूं ऐसे, यानी इसको हीट दिए जा रहा हूं, ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द चेंज ऑफ एंट्रोपी, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर। ये गैस नहीं है, वाटर है भाई, ठीक है। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर, पानी भरा गया है, उसकी एंट्रोपी में परिवर्तन बताना है। तो कैसे करेंगे बताओ?
हमें पता है एंट्रोपी बराबर होता है dQ/T, होता है कि नहीं होता? dQ हमें यह भी पता है कि अगर किसी लिक्विड या सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं तो उसका जो dQ निकल के आता है वो निकल के आता है m स्पेसिफिक हीट इनटू dt। याद है क्या पढ़ा था कैलोरीमेट्री में? तो ms dt/T। तो ds निकल के आ गया डेल्टा S स्पेसिफिक, ये एंट्रोपी का चेंज, ये बराबर आ गया ms ln T, लिमिट लगा दी T इनिशियल से T फाइनल। जो भी ध्यान रखें केल्विन में के अंदर पुट करना है, ये टेम्परेचर केल्विन के अंदर होना चाहिए, ये आप पहले से जानते हैं। तो T इनिशियल से T फाइनल, तो डेल्टा S निकल के आ जाएगा ms ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल। समझ रहे इससे? इस तरह से ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है बातें? समझ आई चीज? लिख लें। इस तरह का एग्जांपल दिया जा सकता है कि आइस भरी गई है, ये आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड m मास में, और इसको कन्वर्ट किया गया वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो आपको बताना है फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी। कितना एंट्रोपी में चेंज है हमें पता है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, 0 डिग्री से 0 डिग्री यानी फेज चेंज हुआ है। तो फेज जब चेंज होता है तो dQ बराबर dm इंटू वैल्यू, Q बराबर ml, याद होगा। तो डेल्टा S बराबर क्या आता है dQ/T, dQ की जगह रखेंगे dm इंटू L/T। यहाँ पे देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, 0 डिग्री से 0 डिग्री बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा S बराबर L भी कांस्टेंट T भी कांस्टेंट, तो अंदर बचेगा dm, और dm का इंटीग्रेशन क्या हो गया ml/T। ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन एंट्रोपी निकल के आ गया। समझ आई इससे? इस तरह से फेज चेंज में इस तरह निकालते हैं, और टेम्परेचर चेंज का मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। क्लियर है बातें? ध्यान रखें। आपको कह दिया जाए फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी बताइए। तो भैया सबसे पहले Q बराबर, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, होता है कि नहीं होता? तो Q बराबर क्या लिखेंगे, NCP डेल्टा T, ये डेल्टा Q है, डेल्टा Q क्या लिखेंगे, NCP डेल्टा T। समझ एक से, डेल्टा Q लिखेंगे NCP डेल्टा T। हीट देखेंगे, हीट का फॉर्मूला होता है NC डेल्टा T, होता है कि नहीं होता? होता है ना, NC डेल्टा T। लेकिन ये कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, तो C कौन सा आएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP होता है। क्लियर बात है? तो डेल्टा S बराबर dQ/T। ठीक, dQ को मैं लिख सकता हूं NCP dt/T, लिख सकते हैं। NCP तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dt/T फ्रॉम T इनिशियल से T फाइनल। समझ एक से? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पहले ये लिख लेते हैं, तो डेल्टा S निकल के आ गया NCP ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल। समझ एक से? ये कांस्टेंट प्रेशर पे, और हमें ये भी पता है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो V प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, V प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो यहाँ पे V फाइनल अपॉन V इनिशियल भी लिख सकते हैं, यानी डेल्टा S ये भी निकल के आ सकता है NCP ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। समझ आई चीजें? ये भी निकाला जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, अगर यहां पे आपको पूछ लिया जाए एक आइसोथर्मल प्रोसेस बताएं, लिखते जाना ये सारी चीजें। अगर यहां पे पूछ लिया जाए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बताओ भैया कैसे निकालेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ds बराबर
डी क्यू बाई टी, ठीक, ds बराबर डी क्यू बाई टी। आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे निकालेंगे बताओ, डी क्यू कितना डालेंगे आइसोथर्मल के लिए, टी तो बाहर आ जाएगा, टी तो सीधा सीधा आ जाएगा डेल्टा क्यू बाई टी, क्योंकि अंदर कौन बचेगा, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू किसके बराबर भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा क्यू किसके बराबर है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने बताया था चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, इसका मतलब डेल्टा क्यू बराबर वर्क डन, ठीक। तो वर्क डन की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो निकल के आ जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम टेम्परेचर, ठीक, समझ गए इससे। तो वर्क डन का जो भी फॉर्मूला है वैल्यू डालेंगे ना, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर बात है। इस तरह से अपन आइसोथर्मल प्रोसेस में भी निकाल सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, टेम्परेचर को रिप्लेस कर दो पीवी अपॉन एनआर से, पीवी अपॉन एनआर से, तो इसको लिख सकते हैं वर्क डन पीवी अपॉन एनआर। वर्क डन को अगर मैं इंटीग्रेशन पीडीवी लिख दूं, इंटीग्रेशन पीडीवी, तो ये निकल के आएगा पीवी अपॉन एनआर, ठीक, समझ आए इससे। और वर्क डन को पी डेल्टा भी लिख सकता हूं, इस तरह से आपके कोई भी फॉर्मूला जिस फॉर्मेट में आंसर दिया होगा उस फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं, वो तो डिपेंड करेगा किस फॉर्मेट में आंसर दिया गया है। क्लियर बात है, हमें आना चाहिए। तो ये जेईई मेन के सिलेबस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जेईई मेन में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखें। ठीक है, एक और एग्जांपल लेने जा रहे हैं। ये टेम्परेचर है और ये एंट्रोपी है। दिस इज ए बी सी, 3s नॉट, s नॉट, t नॉट, 3 नॉट, ठीक। फाइंड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बतानी है इस साइकिल की। क्या बतानी है, एफिशिएंसी बतानी है इस साइकिल की। कैसे बताएंगे बताइए। एफिशिएंसी बतानी है, तो एफिशिएंसी होता है वर्क डन, नेट वर्क डन अपॉन क्यू इनपुट इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगी। समझ ये चीजें, ये मैं बता चुका हूं। तो देखिए सही ढंग से, ये जेईई मेन के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, जिसे पहले AIEEE कहते थे, AIEEE के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। डेटा अलग हो सकता है, मुझे याद नहीं है, ये ऐसा ही क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो होती है, समझ एक। इसका मतलब जो भी वर्क डन होगा वो चेंज इन हीट के बराबर आएगा, W बराबर डेल्टा क्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, W बराबर डेल्टा क्यू बराबर W प्लस डेल्टा यू, डेल्टा यू जीरो है तो W बराबर डेल्टा क्यू। और हमें ये भी पता है dq बराबर TdS होता है, तो डेल्टा क्यू बराबर TdS का मतलब एरिया ऑफ TS कर्व, एरिया ऑफ TS कर्व, एरिया ऑफ TS, ये रहा TS कर्व, इसका एरिया ले लो, ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा क्यू के। और डेल्टा क्यू किसके बराबर है, W के बराबर। इसका मतलब सीधा सीधा आ जाएगा वर्क डन के बराबर, ठीक। तो वर्क डन कितना निकल के आएगा, वर्क डन इक्वल, ये ट्राइंगल है, हाफ इनटू बेस कितना 2s नॉट, हाइट कितनी 2t नॉट, ये निकल के आ गया 2t नॉट s नॉट। हमारे पास वर्क डन निकल के आ गया 2t नॉट s नॉट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी 2t नॉट, ये भी 2s नॉट। तो वर्क डन हमारे पास इतना निकल के आ गया। क्लियर बात है। और हीट हमें जो नीचे चाहिए वो इनपुट चाहिए। तो देखें भैया, इस प्रोसेस के अंदर, एपी प्रोसेस के अंदर सॉरी लाइट चली गई थी, तो अपन ने वर्क डन निकाल लिया। हमें पता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, तो वर्क डन बराबर डेल्टा क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, डेल्टा क्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ TdS यानी एरिया ऑफ दिस कर्व, ये हमने निकाल लिया था, ठीक। उसके बाद हमें क्यू इनपुट निकालना है। तो सबसे पहले बात करें एपी प्रोसेस में। एपी प्रोसेस में S क्या है, कांस्टेंट है। और भाई एपी प्रोसेस में S क्या है, कांस्टेंट है। तो फॉर एपी डेल्टा क्यू बराबर T डेल्टा S अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू जीरो। तो एपी प्रोसेस में ना तो हीट देनी पड़ेगी ना लेनी पड़ेगी, तो डेल्टा क्यू का इसका काम हो गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव हीट चाहिए जो हमने दी है।
एसी प्रोसेस की बात करेंगे फॉर एसी प्रोसेस में देखो सी से ए की तरफ आ रहे हैं, सी से ए की तरफ जाने पे जो एंट्रोपी है वो घटती जा रही है। अगर एंट्रोपी घटेगी तो डेल्टा क्यू भी घटेगा, यानी नेगेटिव आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू नेगेटिव। ठीक, इसका मतलब ये भी हमारे कोई काम का नहीं, इसने रिजेक्ट करी है, इसमें जीरो है। इसकी बात करें फॉर बीसी प्रोसेस, बीसी प्रोसेस की बात करें तो बीसी प्रोसेस में देखो यहाँ पे एंट्रोपी एस नोट थी और यहाँ पे 3s नोट, इसका मतलब एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है, इसका मतलब इसके अंदर हीट पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव हीट से मतलब है। और हीट निकालेंगे कैसे? हीट का मतलब है dq बराबर इंटीग्रेशन टीडीएस एरिया ऑफ दिस कर्व, हमें इसके एरिया से मतलब है, बीसी लाइन के एरिया से मतलब है। तो बीसी लाइन का एरिया कौन सा आएगा? इसके नीचे वाला सारा, यहां तक। तो क्या बन रहा है? एक ट्रेपेजियम या एक रेक्टेंगल प्लस एक ट्रायंगल। मैं ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दे रहा हूं, तो Q इनसाइड बराबर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड 3t0 प्लस t0 4t0 इनटू डिफरेंस बिटवीन देम 2s0। दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा। तो ये 2 से 2 कटेगा, 3 निकल के आएगा 4t0 s0। तो Q इनसाइड आ गया हमारा 4t0 s0। एफिशिएंसी हमारा होता है W नेट अपॉन Q, W नेट है 2t0 s0, ये रहा भैया, और Q इनसाइड कितना है 4t0 s0 इनटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना निकल के आ गया? 50%। तो एफिशिएंसी हमारी कितनी निकल के आ गई? 50%। क्लियर बात है? इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ये क्वेश्चन AEEE के अंदर पूछा गया था, यानी जेईई मेन के अंदर, समझ से तो ध्यान रखें। तो ये हमारा खेल एंट्रोपी का था। आगे बढ़ते हैं अपन, ये हमारा खेल का क्या था? एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में जाना भैया पूरी चीज। हमने एंट्रोपी के बारे में जाना, उस पे क्वेश्चन किया, ठीक है। एंट्रोपी के बाद बात करते हैं कार्नोट साइकिल या फिर हीट इंजन। ठीक, कार्नोट साइकिल कार्नोट इंजन के अंदर यूज आता है। कार्नोट साइकिल की सबसे बड़ी बात, इसके अंदर 4 प्रोसेस कराने होते हैं। कौन कौन से? 2 एडियाबैटिक प्लस 2 आइसोथर्मल। कोई पूछ ले तभी पता होना चाहिए। ठीक, 2 एडियाबैटिक एंड 2 आइसोथर्मल। क्लियर बात है? ये मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला साइकिल होता है या इंजन होता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछ ली जाए कौन से इंजन में या कौन से साइकिल में आती है, तो कार्नोट साइकिल में आती है। 4 प्रोसेस से बनकर होता है, 2 एडियाबैटिक प्लस 2 आइसोथर्मल, और मैक्सिमम एफिशिएंसी का होता है। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्लियर बातें समझ आई इससे। और हीट इंजन क्या होता है? जिसके अंदर से भी अपन क्या है एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम निकल के आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया। कैसे निकालेंगे देखो, इसके अंदर ऐसा होना होता है, ये हमारा सोर्स होता है, ठीक, जिसके अंदर से अपन हीट देते हैं, जिसके अंदर से हमने मान लो QH हीट दी। ये हमारा इंजन होता है, ये हमारा क्या होता है? इंजन, जिससे हमें वर्क डन मिलता है। अरे भैया किसी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल डालने की वजह से हमें पेट्रोल किस लिए डाला? ताकि गाड़ी चले। तो इंजन का काम था हमें वर्क डन देना, इंजन ही चला पाएगा उसको, और हमने पेट्रोल डाला जिसकी वजह से हमने हीट जनरेट कर दी। और ये होता है सिंक, जिसके ऊपर Q लो कुछ हीट को रिजेक्ट कर देता है, यानी टेम्परेचर की फॉर्म में बाहर आ जाती है, हीट रिजेक्ट हो जाती है ना, गर्म हो जाती है बॉडी, तो वो लो हीट, क्योंकि अपने हाई हीट दी, कुछ वर्क डन में काम आ गई, कुछ लो हीट की फॉर्म में काम आ गई। तो ध्यान रखें, जरूरी नहीं है Q है वो QH लिखे, वो ये भी लिख सकता है सोर्स को इतनी हीट दी गई, सिंक को इतनी हीट दी, सिंक ने इतनी हीट दी, सोर्स को इतनी हीट दी गई और सिंक ने इतनी हीट दी। इस चीज का भी ध्यान रखें, ठीक है। ये नाम इसलिए लिखे, कभी कभार नाम दे दिए जाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा? QH बराबर W प्लस QL। हमने जो यहां से हीट दी है वो एक तो वर्क डन की फॉर्म में मिला और एक उसने रिजेक्ट कर दी हो,
तो वर्क डन हमारे पास निकल के आ गया QH माइनस QL। QH का मतलब है हाई हीट माइनस लो हीट, H और L लिखा मैंने, ठीक। एफिशिएंसी पूछी जाएगी तो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, ये होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमें इंजन से क्या चाहिए था? वर्क डन, और इनपुट हमने क्या दिया था? QH। ये फॉर्मूला निकल के आ गया एफिशिएंसी का, समझ आए इससे? W बाई QH। इसके बाद W की जगह में क्या लिख सकता हूं? QH माइनस QL अपॉन QH। एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक और निकल के आ गया 1 माइनस QL बाई QH। ये भी एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो कार्नोट इंजन या हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है आउटपुट वर्क डन अपॉन QH या 1 माइनस QL बाई QH। QH सोर्स के पास होती है और QL सिंक के पास होती है, और इंजन वर्क डन की फॉर्म में आता है। क्लियर है बातें? समझ आई चीज? समझ आया? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वैसे तो एफिशिएंसी आती है हीट इंजन की। किसकी आती है? हीट इंजन। कार्नोट साइकिल की भी ये आती है, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि Q प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। हीट जो होती है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा हीट उतना ज्यादा टेम्परेचर। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T लो अपॉन T हाई। ये भी एक एफिशिएंसी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे। ये भी जेईई मेन के सिलेबस में ओनली कार्नोट और हीट इंजन भी जेईई मेन और नीट के सिलेबस में, जेईई मेन एंड नीट के सिलेबस में है, एडवांस के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखें। एफिशिएंसी का ये फॉर्मूले निकल के आते हैं, याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले में याद होने चाहिए। समझ आई से? ये फॉर्मूले में याद होने चाहिए। तो इसी वीडियो में इतना ही देखते हैं, अगले लेक्चर में अपन इस पे क्वेश्चन लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।